Dear students, today we teach about the real numbers of 10th CBSE mathematics. At first, we want to know what is the definition of real number. इसके पहले हम लोगों को रियल नंबर को जानने से पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो एट फर्स्ट रेशनल numbers, the definition of rational number is as if p is any integer and q is another integer, then the numbers in the form of p by q, the numbers in the form of p by q is called rational number where q is not equal to 0 and p and q both numbers does not have common cofactor। कहने का मतलब हमारा ये है कि p बाई q रेशनल नंबर तब कहलाएगा जब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर न हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स आर 2/3, 4/7, 7/9 are the example of rational numbers. But if 9/27, ये 9/27 देखने में आपको लग रहा है कि ये रेशनल नंबर है, but it is a not rational number because both have common cofactor and this common cofactor is 9। दोनों अगर 9 से हम डिवाइड करें तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 9 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1/3। तो 1/3 रेशनल नंबर है, लेकिन ये 9/27 जो है रेशनल नंबर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड about the rational numbers? Yes, sir. And second, we learned about the irrational number. Irrational numbers. Irrational numbers. The definition of irrational numbers: the numbers which cannot be right in the form of p by q. The numbers which cannot be right in the form of p by q is called irrational number। जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होगा, और जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल √2 is irrational number, √3 is irrational number, √5 is irrational number, but √4 is not a irrational number because square root of 4 is equal to 2 and 2 can be written in the form of 2/1 and which is in the form of p by q. It means √4 is a रेशनल नंबर। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वह रेशनल नंबर होता है, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब
यहां पे हम आपको बताते एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको आप क्लास 9th में पढ़े होंगे और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये पाई इज इरेशनल नंबर एंड वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन पाई भी इरेशनल नंबर है। इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहेंगे। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप सबसे पहले रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों की डिफिनेशन समझ गए। अब चैप्टर का नाम, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आर यू अंडरस्टैंड? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इट मीन्स in real numbers rational number and irrational numbers are included। ठीक है, आप लोग समझ गए कि जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस पढ़ रहे हैं। जब एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू करेंगे तो उसके पहले छोटी छोटी चीजें हम लोगों को जानना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने रियल नंबर के बारे में समझ लिया, रियल नंबर क्या है? तो इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर आते हैं। तो जहां पर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर आएंगे वो रियल नंबर होगा। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी डिफिनीशंस जिनको हमें जानना है, और अब हम लोग पढ़ेंगे लेमा। व्हाट इज लेमा? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेमा? तो हम लोग देखेंगे लेमा। लेमा क्या है? ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लेमा जो है प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सबको पता है कि 2 + 3 = 5। ये आपको पहले से पता है कि 2 + 3 = 5 होता है। तो ये प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज प्रूव। अब हम इसका आगे जब यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करेंगे। तो आर यू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ लेमा? लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। अब हमें एक और छोटी सी डिफिनीशन जाननी होगी, और वो डिफिनीशन है एल्गोरिथम। जो सेकंड डिफिनीशन है, ये सेकंड डिफिनीशन है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम और एल्गोरिथम। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एल्गोरिथम? तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। एल्गोरिथम जो होता है वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज होता है, which gives a procedure for solving a type of problem। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है उस मेथड को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। बात समझ में आई आपको? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होगा उस मेथड को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज हम लोगों के सामने ये है कि एल्गोरिथम आया कहां से। तो हम आपको बता दें कि 9th सेंचुरी में
9th सेंचुरी में एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, ठीक ना, एक पर्शियन यानी फारसी मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, एल ख्वारिज़मी, ये पर्शियन मैथमेटिक्स थे। तो इनके नाम के पहले जो अल लगा है, अल, इस अल के वजह से ही एल्गोरिथम शब्द आया, एल्गोरिथम वर्ड आया। बात समझ आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। अब एक चीज आपने और देखा है कि मैथ का एक पार्ट होता है अलजेब्रा, मैथ का एक पार्ट होता है अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा कहाँ से आया हुआ है? तो अल ख्वारिज़मी के द्वारा, जो पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी थे, इन अल ख्वारिज़मी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम था हिसाब। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, हिसाब अल जबर, हिसाब अल जबर, अल जबर व अल मुकाबला, व अल मुकाबला। तो अब ध्यान समझिए कि 9th सेंचुरी में जो पर्शियन मैथमेटिशियन थे उनका नाम था अल ख्वारिज़मी, और अल ख्वारिज़मी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। तो अब ये जो अल जबर है, इस अल जबर शब्द से ही आया है अलजेब्रा, ठीक ना। ये जो अलजबर शब्द है, इस अलजबर शब्द से ही आया हुआ है अलजेब्रा। तो अब इस चीज को आप अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि लेमा क्या है और फिर एल्गोरिथम क्या है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। हेडिंग डालिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को पढ़ने के लिए हम लोग अभी तक भूमिका बना रहे थे। तो हेडिंग डाल लीजिए, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बेटा डिस्टर्ब नहीं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? हम सबसे पहले इसको नोट करेंगे और इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो नोट करेंगे सबसे पहले गिवन इंटीजर्स, नोट कीजिए, गिवन इंटीजर्स। अच्छा, एक चीज और बता दें कि ये इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक ना। तो हम गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मतलब अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर,
यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfying A is equal to BQ plus R and 0 is less than or equal to R is less than B। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहेंगे कि स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी अगर दिए हुए दो पॉजिटिव इंटीजर हों एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, और वहां पर यूनिक इंटीजर Q और R हो और वो इस प्रकार हो कि वो सेटिस्फाइड करे। किसको सेटिस्फाइड करे? A इज इक्वल टू BQ प्लस R को सेटिस्फाइड करे एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B। हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना। ये स्टेटमेंट तो आप लोग देख लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे और इसका क्या मतलब हुआ। आप लोअर क्लासेस में देखे होंगे कि अगर सपोज कीजिए 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर 7 को 2 से डिवाइड करें तो देखिए कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, 3 2 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब एक चीज हम आपको बता दें, आपके पास दो नंबर थे, ठीक ना, 2 and 7। तो जो लार्ज नंबर होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग में रख रखिएगा। जो लार्ज नंबर होता है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्मॉल नंबर होता है उसे B से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि 3 जो है कोसेंट है, 3 कोसेंट है, कोसेंट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 इज रिमाइंडर। तो आप निचली कक्षाओं में 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि 7 को अगर हम लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, 7 को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए 2 से हम डिवाइड किए थे, तो 2 से डिवाइड किए थे तो कोसेंट 3 आया था। तो 2 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें, ध्यान देना बेटा कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और 1 को ऐड, रिमाइंडर को ऐड कर दें, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, 2 into 3 6 हो गया और 6 + 1 = 7 हो गया। तो अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो लार्ज नंबर होता है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो स्मॉल नंबर होता है, देखिए जो स्मॉल नंबर होता है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 3 क्या है बेटा, 3 कोसेंट है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 जो है रिमाइंडर है इसको R से रिप्रेजेंट कर देंगे। A = हो जाएगा BQ + R। बात समझ में आ रही है? तो ये A = BQ + R वही है जिसको हम लोग लोअर क्लासेस में 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते आए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ये क्लियर हो गया? तो अब हम आपको ये बता दें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको नोट कर लिए आप लोग ना। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो यूज होता है वह HCF फाइंड करने में होता है। अगर 2 नंबर का HCF आपको फाइंड करना होगा तो 2 नंबर का HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम करते हैं। और देखिए कैसे करते हैं। तो जो छोटी छोटी डिफिनीशंस हमने आपको बताया, जिसमें सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में बताया, फिर इरेशनल नंबर के बारे में बताया, फिर रियल नंबर के बारे में बताया, फिर लेमा के बारे में आपको बताया गया, एल्गोरिथम के बारे में बताया गया, और फिर आपको बताया गया कि ये अलजेब्रा वर्ड कहाँ से आया, ठीक ना। तो फिर इन सब चीज़ों और फिर एल्गोरिथम वर्ड कहाँ से आया, इन सब चीज़ों को आपको बता दिया गया। और इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड जो थे ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक ना। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के यूज से
हम लोग HCF फाइंड करते हैं। HCF, ठीक ना, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। आप लोग अपनी बुक खोल लें और देखें, हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 ध्यान से समझते चलें। ये मैथमेटिक्स का आपका 10th CBSE मैथमेटिक्स का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं, और ये एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज 1.1। और देखिए 1.1 में आपको HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखा जाए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसके बारे में अभी हमने बताया आपको। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके फाइंड द HCF ऑफ। एक क्वेश्चन जब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो उसी के बेस पर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करने होंगे। आप घर जा करके करेंगे, नहीं आएगा फिर दोबारा आकर के पूछेंगे। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपको, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो 135 और 225 का आपको HCF फाइंड करना है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, देखिए यहां दो नंबर हैं, देयर आर टू नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज 135 एंड सेकंड नंबर इज 225। तो जो लार्जर नंबर होता है वो हमेशा A होता है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। आपको दो नंबर दिए रहेंगे और दो नंबर में देखेंगे कि कौन लार्जर नंबर है कौन स्मॉलर नंबर है। तो जो लार्जर नंबर होगा वो A होगा और स्मॉलर नंबर जो होगा वो B होगा। ठीक है, अच्छा अब HCF फाइंड करने के लिए आप लोअर क्लासेस में जो मेथड आप देखे होंगे वो मेथड ये होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो लार्ज नंबर होता है, लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ध्यान देना बेटा, तो जब लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, आप बताइए ये डिवीजन कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। तो ये होगा 1 और ये हो गया आपका 135। माइनस कीजिए, 225 में से 135 माइनस करेंगे क्या आएगा, 90 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां हम इसको सॉल्व करने का मेथड हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे ये जो है 225 इज ग्रेटर देन 135। तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो A होता है, ठीक ना। अब यहां पर हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 225 एंड B इक्वल टू 135। अब देखें, अब लिख देंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको सॉल्व करने का मेथड आप समझते जाएं, उतारते जाएं हमारे साथ। बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए मेथड क्या है, जो लार्ज नंबर है, देखिए ये इसको हम लिखेंगे 225 इक्वल टू, ध्यान दीजिए 135 इंटू 1, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम यूज कर रहे थे, ये हो जाएगा 135 इंटू 1, और ये इसमें रिमाइंडर हम ऐड कर देंगे। रिमाइंडर क्या है, 90 है। अब ध्यान से देखना बेटा, जब तक ये रिमाइंडर आता रहेगा तब तक ये प्रोसेस फिनिश नहीं होगा, तब तक हम इसको करते रहेंगे। अब यहां पर देखिए समय A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देख रहे हैं आप, और वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 90। वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 90, इट मीन्स
r इज नॉट इक्वल टू 0, r की वैल्यू 0 नहीं है, और जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहेंगे। अब इसके बाद देखिए हम अब क्या करेंगे, फिर ये जो रिमाइंडर आया था, इस रिमाइंडर से ये जो फर्स्ट नंबर था उसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब 135 को हम डिवाइड करेंगे 90 से। आप बताइए कितने टाइम डिवाइड होगा, कितना? 1 टाइम बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप। 1 टाइम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 90। रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा? 135 से 90 माइनस करो, 45। ये हो गया आपका 45। हाँ बोलिए, ये हो गया 45। अब ध्यान दीजिए, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे। और ये देखिए, अब यहां पर 2 नंबर हमारे पास हैं, एक 90 है और दूसरा 135 है, ठीक ना? तो जो लार्जर नंबर होगा वो A होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो B होगा। अब यहां हम A इजकल टू लिख देंगे 135 एंड B इजकल टू 90, ठीक है? और फिर यहां हम लिख सकते हैं कि 135 इज ग्रेटर देन 90, और फिर यहां लिखा जाएगा बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए उसी स्टेप को हम लिखेंगे जिसको हम पहले किए थे। अब फिर यहां 135 है, ये हम लिख देंगे 135 इजकल टू क्या बेटा? ये हो जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है? और यहां पर भी अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, सामने देखिए, फिर ये हो गया A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड R इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये प्रोसेस अभी चलेगा हम लोगों का आगे। तो अब देखिए क्या करते हैं, फिर 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, और ये हो गया 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम डिवाइड होगा? ये 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 90। अब ये पूरा डिवाइड हो गया, तो अब जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। अब देखिए फिर यहां पर हम क्या करेंगे, और फिर जो है ये देखिए हमारे पास यहाँ 2 नंबर अब आते हैं, एक 45 और दूसरा 90 है। तो जो लार्जर नंबर होता है वो A होता है, 90 हो गया, और जो स्मॉलर नंबर होता है वो 45 हो जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है? और फिर हम यहां लिख देते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या लिखेंगे? 90 इजकल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया, तो अब यहां हम आगे लिख सकते हैं रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, ठीक? और ये देखिए आप, जो सबसे लास्ट टाइम में जिससे डिवीजन दिया गया, सबसे लास्ट टाइम में जिससे हम डिवीजन किए हैं वही HCF होता है, ठीक है? तो सबसे लास्ट टाइम में हमने किससे डिवाइड किया? 45 से। लिख देंगे हेंस, लास्ट में लिख दिया जाएगा हेंस HCF of 135 and 225 is 45। ये आपका आंसर रहा, ठीक है बेटा? तो क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो इसी तरह से जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हम लोग